हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 किसका। यूकेपीएससी द्वारा जो एग्जाम होता है उसका, यूकेपीएससी प्री का 2024 का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है। तो यहाँ पे है 4 शासक हैं और उसका हमें क्रम दिखाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी, 1 3 2 4, यानी कि पहले है अजयपाल, उसके बाद सहजपाल, फिर बालभद्रपाल और अंत में श्याम शाह, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो बात कर लेते हैं गढ़वाल के पवार राजवंश का कालानुक्रम और पवार वंश का ऐतिहासिक अनुक्रम और महत्वपूर्ण तथ्य। जिसमें बात करें तो अजयपाल को पवार राजवंश का 37वां राजा माना जाता है, जिन्होंने 52 गणों का एकीकरण किया है, इसलिए यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। राजा सहजपाल के अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे हम, बलभद्र शाह जो थे, बलभद्रपाल, वो पहले शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद से बलभद्र शाह भी कहे जाने लगे। जहांगीरनामा की बात करें तो इसमें राजा श्याम शाह के अस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और पवारों की जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर स्थानांतरित की गई थी। इसमें देखें अगला क्वेश्चन, आंदोलन और उनके प्रेरणा का मिलान यहाँ पे करना है, जिसमें चिपको आंदोलन गौरा देवी, पाणी राखो सच्चिदानंद भारती, बीच बचाओ विजय जरधारी और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। तो यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए का 1, बी का 4, ये ऐसे में, ठीक है, ऐसे में और ऐसे में थे, ठीक। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो इसका सही क्रम यह है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है गौरा देवी है, पानी रखो आंदोलन के सच्चिदानंद भारती, बीज बचाओ आंदोलन के जो वो थे वो विजय जरधारी और मैती आंदोलन के प्रेरणा कल्याण सिंह रावत हैं। तो यहाँ पे बात करें उत्तराखंड के जन आंदोलन और प्रेरणा की, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में रेणी गांव में चमोली में है, जो वहां से गौरा देवी के द्वारा शुरू की गई थी। और जो पानी रखो अच्छा, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था, जंगलों के जो पेड़ काटे जाते हैं उनके विरुद्ध क्या करा था, गौरा देवी ने आंदोलन चलाया था। पानी रखो आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, सच्चिदानंद भारती थे, इन्होंने जल संरक्षण पर बल दिया और पानी रखो आंदोलन चलाया था। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी द्वारा 12 जाना पद्धति हेतु यहाँ पे शुरू किया गया था बीज बचाओ आंदोलन। और चौथा है यहाँ पे मैती आंदोलन, यहाँ पे विवाह पर पौधा लगाने की अनूठी परंपरा शुरू हुई थी 1995 में, किसके द्वारा, कल्याण सिंह रावत के द्वारा। अच्छा, इसमें होता क्या था, जब लड़की का विवाह हो जाता था तो वो अपने घर पे यानी कि मायके पे क्या करती थी, एक पेड़ लगाती थी, ठीक है। और कल्याण सिंह रावत मैती विचार ग्वालदम इंटर कॉलेज से क्रियान्वित किया गया, यानी कि इन्होंने मैती आंदोलन का जो स्टार्टिंग की थी वो ग्वालदम इंटर कॉलेज से स्टार्ट किया था। बात करेंगे अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है, यानी कि अल्मोड़ा नगर किसके नदी के किनारे है, कोसी और सुयाल नदी के तट पर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध अल्मोड़ा शहर कोसी और सुयाल नदियों के मध्य फैली एक कटक यानी कि रिज पर स्थित है। बात करेंगे अल्मोड़ा की, तो यहाँ पे अल्मोड़ा शहर कोसी और सुयाल नदी के बीच में काठी नुमा कटक पर बसा हुआ है। चंद राजा जो बालो कल्याण चंद्र थे, इन्होंने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा पूर्णतः स्थानांतरित की थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसको राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता था। सुयाल नदी तट पर प्रसिद्ध जो है लाखोड्यार के शैलचित्र स्थित है, ठीक है। और कोसी नदी को कुमाऊं की जीवन रेखा के रूप में यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन की स्थापना की गई, तो ये लालकुआ की गई है, लालकुआ में। यहाँ पे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा नैनीताल जिले के लालकुआ में राज्य का पहला एरोमेटिक गार्डन विकसित किया गया है। और लालकुआ में ही क्या है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर है। बात करेंगे राज्य का प्रथम सुगंध उद्यान की, तो ये नैनीताल के लालकुआ में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है। इसे विकसित करने का श्रेय उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान विंग को जाता है। यहाँ सैकड़ों सुगंधित पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान है जो कि कार्यरत है, ठीक है, गोपेश्वर चमोली में। और लालकुआ में सेंचुरी पल्प एंड पेपर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध केंद्र है। बात करें अगले क्वेश्चन की, पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्या है, तो यह है बुग्याल। पनवाली कांठा टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, एक अत्यंत प्रसिद्ध और खूबसूरत उच्च अक्षांशीय घास का मैदान जिसे हम बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में, यह है। बात करेंगे इसकी, तो पनवाली कांठा टिहरी जिले में स्थित एक विशाल उच्च अक्षांशीय मैदान है। यह स्थान विंटर ट्रेकिंग और मखमली घास के लिए विख्यात है। यहाँ दुर्लभ कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास भी पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इन मैदानों को पयार या बुग्याल कहते हैं। ये केदारनाथ और गंगोत्री घाटी को जोड़ने वाला पारंपरिक मार्ग भी है, यहीं से जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वसुधारा ताल एक क्या है, तो वसुधारा है एक हिमनद है, ठीक है, हिमनद। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी में। तो यहाँ पे वसुधारा ताल की बात करते हैं, उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से बनी ग्लेशियर और हिमनद आधारित मीठे पानी की झील है। तो ये जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन की सीरीज, तो इसका मकसद यही है कि आपको यूकेपीएससी द्वारा जो प्री और लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का होता है, तो उसके लिए आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है उत्तराखंड के। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड का
जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि कहाँ से ज़्यादा पूछेगा, तो ये बेसिक सी चीज़ें पूछता है, जैसे वसुधारा क्या चीज़ है, हिमनद है, ठीक है। तो इस टाइप के ज़्यादा टफ नहीं रहता है ये उत्तराखंड का पोर्शन, इसमें उत्तराखंड जीके का। तो चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, वसुधारा ताल के भूख आकृति की इसकी। तो वसुधारा ताल एक हिमनद झील यानी कि ग्लेशियर लेक है जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है। वसुधारा जलप्रपात जो कि चमोली में 145 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यहाँ भारत के अंतिम गांव माणा के समीप स्थित है। पहले अंतिम गांव कहा जाता था इसको, लेकिन अब क्या कहते हैं इसको, प्रथम गांव कहते हैं, ठीक है। पहला गांव जो कि माणा है। हिमनद झीलों की उत्पत्ति मोरेन के जमाव से होती है, मोरेन। और ये झीलें ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोब के प्रति संवेदनशील भी हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है? तो यह है राजी जनजाति, ठीक है। और ये वन राजी या राजी कह लो इसको। 2011 की जनगणना के आधार पर राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली है। और राजी जनजाति कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, आप कमेंट में कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे, तो राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ये मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले में, चलो यहीं पे बता दिया, पिथौरागढ़ जिले में सीमांत गांव में रहती है। इसकी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित मानी जाती है। और थारू जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या है, राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या है जनजाति। और उत्तराखंड में कुल 5 जनजातियां हैं जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें थारू, बोक्सा, ठीक है, और भोटिया और राजी, और एक और है जौनसारी, ठीक है। तो ये 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड की। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। पहला है टॉप कथन, मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है और शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसकी डिटेल में देखेंगे हम। तो यहाँ पे मुख्य सीमा भ्रंश जो कि होती है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये होता है जो सबसे निचला हिमालय है ना, वो होता है शिवालिक, ठीक, शिवालिक। और उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आता है महान, और फिर उसके बाद आता है ट्रांस, ठीक। तो ये 4 हिमालय की श्रेणियां होती हैं और इनके बीच में जो यहाँ पे डिवाइडर होता है इनका, इसको ही बोलते हैं, अलग अलग श्रेणियां होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें ही है शिवालिक और लघु को कौन सा करता है, मुख्य सीमा भ्रंश। जो शिवालिक और लघु होता है इसको मध्य या लघु भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मध्य या लघु बोलते हैं इसको, ठीक। और इसको महान, और एक चीज और बोलते हैं इसको, अभी याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। तो ये जो है मध्य और लघु के बीच में जो है श्रेणी, इसको ही बोलते हैं MBT, यानी कि MBT, मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो यहाँ पे शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम यानी कि यंगेस्ट श्रृंखला है, जो कि सबसे निचली है, ठीक है। पुराणों में शिवालिक को मैनाक पर्वत भी कहा गया है, मैनाक पर्वत शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। और इसी क्रम में देखें, लघु और बृहद हिमालय के बीच मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। अच्छा, इसको एक चीज बोलते हैं, मैंने बोला था ना, तो महान वृहद बोलते हैं, ठीक है, महान या वृहद बोलते हैं। और इनके महान और लघु के बीच जो है ये लाल वाली, इसको बोलते हैं MCT। देखो नीचे वाले को बोलते हैं MBT और इसको बोलते हैं MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, क्योंकि बीच में ना, तो सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। शिवालिक का निर्माण प्लायोसिन काल के अवसादों से हुआ है, ठीक। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार है। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर देहरादून है, फिर हरिद्वार है, ठीक। बढ़ते हुए क्रम में नहीं, सबसे कम है उधम सिंह नगर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना। तो उधम सिंह नगर में सबसे कम है, उसके बाद देहरादून में है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हरिद्वार में ये है। इसी क्रम में देखें, जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक आबादी वाला जो वो है हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, इन 3 के हिसाब से, ठीक है। बाकी राज्य में भी यही है क्रम। हरिद्वार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जो कि 18.9 लाख है। मैदानी जिलों में राज्य की 50% से अधिक आबादी निवास यहाँ पे करती है। रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। पहाड़ों से मैदानों की ओर पलायन एक बड़ी चुनौती, आपको सभी को पता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 से 1 और 11 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 11 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः था। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2001 में था, 2001 में 159 और 2011 में है 189, ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1000 प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको ही जनसंख्या घनत्व यहाँ पे बोलते हैं। तो बात करें 2011 की और बनाम 1 की, तो 1 में इतना था और 11 में इतना हो गया बढ़कर। राज्य का जनघनत्व भारत के औसत जो कि 382 है, इससे काफी कम है। हरिद्वार का जनघनत्व 801 है और सबसे ज्यादा हरिद्वार में ही है। उत्तरकाशी का जनघनत्व मात्र 41 लोग हैं, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र कितने लोग रहते हैं, 41 लोग। मैदानी जिलों में जो जनघनत्व है वो तीव्र गति से बढ़ता है, सभी को पता है, सब लोग मैदान में रहना चाहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई थी? तो बेलाकुची आपदा हुई थी 1970 में घटित। जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण चमोली का ऐतिहासिक जो बेलाकुची गांव है पूरी तरह से बह गया था। बात करेंगे बेलाकुची आपदा की, तो 20 जुलाई 1970 को बाढ़ आई थी, इस बेलाकुची गांव पूरी तरह से बह गया था। आपदा का मुख्य कारण था पाताल गंगा में भारी भूस्खलन हुआ था। बाढ़ ने अलकनंदा में अस्थायी झील बना दी थी, जहां पे बादल में फूट गई थी, बाद में फूट गई थी, ठीक है, जो झील थी बाद में फूट गई। इस तबाही ने चिपको आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की और इसी बाढ़ ने श्रीनगर गढ़वाल के पुराने क्षेत्रों को भी नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन सा है, उसके बाद ऐसे करके क्रम, तो ये ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। पहले सबसे ऊंची है नंदा देवी, उसके बाद कामेट, फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर अंत में पंचाचूली शिखर है। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो नंदा देवी जो पर्वत है 7,817 मीटर राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद कामेट है 7,756 मीटर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केदारनाथ की शिखर की है 6,940 और पंचाचूली जो समूह है उसमें जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी पंचाचूली में वो है 6,904 मीटर और पिथौरागढ़ में है पंचाचूली। और ये सभी क्या है, शिखर महान हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला है फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का एक भाग है, दूसरा है नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में से एक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है और यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर यहाँ पे घोषित किया हुआ है। बात करेंगे, नंदा देवी उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर बनाया था और फूलों की घाटी को 2005 में बनाया था, वह यहीं पे विश्व धरोहर में यूनेस्को में जोड़ा था। इस घाटी की जो खोज की है वो किया फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में, और ये घाटी पुष्पावती नदी के किनारे बसी हुई है और यहाँ पे हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड संरक्षित वन्यजीव है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही थी? यहाँ पे रही थी 7.58%। कितने इजी क्वेश्चन है ना। वर्ष 2023-24 में वास्तविक जो वृद्धि दर थी 7.58% रही थी। ये दर राष्ट्रीय औसत दर से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर दर्शाती है। जीएसडीपी की बात करें तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान जीएसडीपी में है। नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक में राज्य अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर है और सरकार होम स्टे योजना और पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में देखें 55वां क्वेश्चन है, 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह 9.43% यहाँ पर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा 2023-24 का डाटा है, इसको हम क्या ही देखें, पुराना हो गया क्योंकि ये 23-24 का डाटा है। 24 के क्वेश्चन में पूछा था, 24 के लोअर पीसीएस में, अब 26 का है तो यहाँ पे 25-26 का पूछेगा तो वो देखेंगे। उत्तराखंड में अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी और दूसरा है तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। तो दोनों ही सही है। इसमें देख लेते हैं इसकी बात, तो पीएम किसान योजना प्रभावी रूप से 1 दिसंबर 2018 से लागू है। किसानों की सालाना 6,000 रुपये किस्त 3 किस्तों में दिए जाते हैं। तीसरी किस्त का विवरण जो है दिसंबर से मार्च के बीच में होता है। वितरण, उत्तराखंड के पर्वतीय सीमांत किसानों को इसका बड़ा लाभ मिला है। ये योजना सीधे डिजिटल भूलेख पोर्टल से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर की तकनीक के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है? तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों का किया जा रहा है। यहाँ पे देश एवं राज्य में उच्च दुग्ध उत्पादक स्वदेशी नस्ल जो कि रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, इनके संवर्धन हेतु एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बात करेंगे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की, तो यहाँ पे ईटीटी प्रयोग तकनीक का प्रयोग कर उच्च दुग्ध उत्पादन के संवर्धन हेतु होता है। साहिवाल, गिर और रेड सिंधी नस्लों का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। ऋषिकेश के श्यामपुर फार्म में इसका प्रमुख केंद्र स्थापित किया गया है। स्वदेशी गाय जो होती है उनके दूध में A2 प्रोटीन की प्रचुरता होती है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसे आत्मनिर्भरता हेतु बढ़ावा मिला है। बात करेंगे 58वें क्वेश्चन की, जनगणना और स्वास्थ्य आंकड़ों का कौन सा मिलान यहाँ पे सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, तो लिंग अनुपात 963 है, बाल लिंग अनुपात 890 है, जनघनत्व 189 है और 2016 में शिशु मृत्यु दर 38 थी, यानी कि सारे मिलाने पर आमने सामने यहाँ पे ऐसे करके ये सही था। ठीक है, और ये जो फैक्ट है देखो 2011 की जनगणना है और 2026 का जो इस बार का जो प्री होगा उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जनगणना के मिलेंगे। तो जनगणना के अभी 2027 तक तो कंप्लीट डाटा आएगा नहीं इसका, तो अभी तक तो यही चलेगी, 2026 तक जो पेपर होगा उसमें भी 2011 का ही डाटा चलेगा, तो उसको अभी आपको तैयार रखना होगा, याद रिविजन करना होगा। इसी क्रम में देखेंगे आज का 59वां क्वेश्चन है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे? तो यह टैक्स डिपार्टमेंट से है, कर विभाग से है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये योजना राज्य कर विभाग यानी कि जीएसटी द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है। उपभोक्ताओं के हेतु BLIP ऐप के माध्यम से बिल अपलोड की सुविधा यहाँ पे है। लकी ड्रॉ द्वारा स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इनाम यहाँ पे दिए जाते हैं। ये राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए एक अभिनव पहल भी है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम 1% यानी कि फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाले जिले क्रमशः है। सर्वाधिक तो देखो नैनीताल में है और उधमसिंह नगर में, सबसे कम में है फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाला जिला है। तो देख लेते हैं इसकी,
प्रतिशत के आधार पर नैनीताल सर्वाधिक 1% वाला जिला है। औद्योगिक जिला जो उधमसिंह नगर है इसमें 1% सबसे कम है। कुल वन क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में पौड़ी गढ़वाल प्रथम स्थान पर, यानी कि अब देखो 1% अलग चीज है और कुल क्षेत्रफल अलग चीज है। मान लो ये बड़ा नैनीताल इतना है, ठीक, 1000 स्क्वायर फीट में है नैनीताल। और उसके बाद जो पौड़ी है वो इससे भी बड़ा है, लेकिन पौड़ी का क्या है ना, एरिया फॉरेस्ट का वो ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं प्रतिशत ज्यादा नहीं है, ठीक। और ये प्रतिशत कैसे होगा, ये स्टेट के जो राज्य होता है, राज्य के एरिया के अकॉर्डिंग ये प्रतिशत यहाँ पे निकलता है। तो ये चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं ये, तो इनको दोनों को याद करना पड़ेगा। और एफएसआई का मुख्यालय राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। वन नीति के अनुसार पहाड़ी राज्यों में 66% वन अनिवार्य यहाँ पे है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके ये थे 60 तक। और हमने टोटल अभी तक 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन 3 पार्ट में कर लिए हैं। बाकी 2 पार्ट और आएंगे, 20-20 कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन करके कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पे बोरिंग भी ना लगे और यहाँ पे हम अच्छे से हम डिटेल में एनालिसिस कर पाएं। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।